हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीना मिश्र। मेरे टीच विथ रीना मिश्र पर आप सभी को स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। अब हम ये जो 3 भाग है इसमें से एक एक भाग को लेकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भारत के प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। अब प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व, हमारे देश में विविधता में एकता, फिर भारत के इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत, ये सब प्राचीन भारत के टॉपिक हैं। इसमें और बहुत सारे हैं, लेकिन हम अभी शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के महत्व से। इतिहास का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृतियां हैं उनका विकास कैसे हुआ, कृषि की शुरुआत और उसका संग्रह कैसे हुआ, जीवन व्यापन और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, लोगों ने जब जीवन शुरू हुआ, जब मनुष्य की शुरुआत हुई तो उन्होंने किस तरह से अपना जीवन यापन सुरक्षित किया, किस तरह से उसे व्यवस्थित किया और किस तरह से उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया। उसके बाद प्राचीन निवासियों के भोजन और आश्रय तथा यातायात के साधनों का इंतजाम वो लोगों ने किस तरह से किया, ये सब हमारे भारत के इतिहास में जानने लायक हैं। हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो वो संस्कृतियां किस तरह से विकसित हुई, किस तरह से हमारे देश में आई, वो सब हमें प्राचीन भारत के इतिहास में से जानने को मिलता है। उसके बाद प्राचीन भारत का महत्व इसलिए भी अधिक हो जाता है कि पुराने ज़माने में लोगों ने खेती की शुरुआत कैसे की, उसके बाद खेती, बुनाई, कताई, धातु का निर्माण आदि लोगों ने किस तरह से शुरू किया। धातुओं में बहुत सारे धातु होते हैं, सिर्फ सोना चांदी ही नहीं। इसमें सोना, चांदी, पित्तल, कांसा, पुराने ज़माने के लोगों ने किस तरह से पता लगाया कि यह सोना है, यह तांबा है, यह पित्तल है, कांसा है, इसकी जानकारी उन लोगों को किस तरह से हुई, ये सब जानने के लिए हमें भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अंततः उसके बाद लोगों ने साम्राज्य की व्यवस्था कैसे, स्थापना किस प्रकार से की, हमारे देश में लेखन कौशल्य कैसे आया, शिक्षा की शुरुआत हमारे देश में किस तरह से हुई, और जब तक इंसान शिक्षित नहीं होता है जब तक उसे लेखन कौशल्य का ज्ञान नहीं होता है तब तक मनुष्य शिक्षित नहीं माना जाता है। बोलने और सुनने से कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता है जब तक उसे लेखन का कौशल्य ना आए। तो ये सब की शुरुआत हमारे देश में या प्राचीन भारत में पुराने लोगों ने, जो हमारे देश के प्राचीन लोग थे, वो लोगों ने किस तरह से शुरुआत की थी, अपना जीवन यापन, अपने जीवन की शुरुआत वो लोगों ने किस तरह से की, ये सब हमारे प्राचीन भारत में पढ़ने को हमें मिलता है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हों। मनुष्य के जीवन की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई, ये सब भारत के इतिहास से ही जाना जा सकता है। अब भारत के इतिहास का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्राचीनतम संस्कृति का विकास। हमारे देश में जो संस्कृतियां हैं, जितनी संस्कृति हैं, वो सबका विकास किस तरह से हुआ। हमारे देश में सिर्फ एक ही संस्कृति नहीं है। आप उत्तर के साइड जाएंगे तो हमारे भारत की संस्कृति अलग है, दक्षिण की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति अलग है, पश्चिम की तरफ जाएंगे जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति अलग है। आप यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश इस तरफ चले जाएंगे, हिमाचल, वहाँ पे तो वहाँ की संस्कृतियाँ अलग हैं। इस तरह से हमारे देश में, भारत देश में बहुत सारी संस्कृति है। ये सबकी संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ और ये संस्कृतियों की शुरुआत कब हुई, ये सब हमारे भारत के इतिहास में हमें जानने को मिलता है। मनुष्य ने कृषि की शुरुआत किस तरह से की, उसका संग्रह करना किस तरह से शुरू किया। आज हमें ये सब पता है कि गेहूं का संग्रह या फिर अनाजों का संग्रह किया जाता है, तो किस तरह से आज जंतुनाशक दवाइयाँ छाट के हम रख देते हैं, तो हमें ये जानकारी पहले से है। पुराने समय से ही हमारे मम्मी, दादा, दादी ये लोग इसको करते आए हैं, इसलिए हम लोग भी वही
रूल्स फॉलो करते आते हैं कि इसमें जंतुनाशक दवा डालनी है, कीटनाशक दवा डालनी है, तो हो जाता है कि इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब मनुष्य ने शुरू में पहले जब गेहूं का संग्रह करना चालू किया होगा या खेती करना शुरू किया होगा, तो वो किस प्रकार से किया होगा, ये सब की जानकारी भारत के इतिहास से हमें पता चलता है। वहाँ के वो लोगों ने अपना जीवन यापन किस तरह से सुरक्षित किया, किस तरह से वो लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया कि ये पेड़ है, इसे सूखने के बाद इसमें अग्नि जलती है, या अग्नि की शुरुआत वो लोगों ने कैसे की, आदिवासी लोग किस तरह से रहते थे, ये सब भारत का प्राचीन भारत जब हम पढ़ेंगे तो हमें उसी में पता चलेगा। प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व वो तो हम पढ़ लिए। विविधता में एकता, हमारे देश में विविधता में एकता पाया जाता है। हमारा देश बिन सांप्रदायिकता वाला देश है, जहाँ पे हर प्रकार की जाति के लोग, हर प्रकार के संस्कृति को मानने वाले लोग, अपने अपने रीति रिवाज मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे किसी एक ही संस्कृति का जो है फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पे कई संस्कृतियाँ हैं। वो इसलिए हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जाति के लोग नहीं बसे हुए हैं। हमारे पहले आर्य समाज जब आया, उसके पहले भी यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ आ चुकी थी और उन्होंने अपनी संस्कृति का विकास यहाँ पे किया है। तो वो लोगों की संस्कृतियाँ, हम उसके बाद जो आर्य समाज आए उनकी संस्कृतियाँ, आर्य के पहले यहाँ पे द्रविड़ थे उनकी संस्कृतियाँ, ये सब सारी संस्कृतियाँ, कुछ उनके आर्यों की संस्कृति, कुछ द्रविड़ों की संस्कृति, कुछ हूण की संस्कृति और कुछ ग्रीक की संस्कृतियाँ, इस तरह से यहाँ पे कई जातियों की संस्कृतियाँ मिलकर अनेक संस्कृतियाँ हमारे देश में देखने को मिलती हैं। जैसे आर्य से पहले ग्रीक, इंडो आर्य, सुमिरन, हूण, तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया था। जब ये सब प्रजातियां आई थी तो उसके साथ साथ उनकी संस्कृति भी आई थी। वो लोग का रहन सहन भी था, वो लोग के रीति रिवाज भी थे, उन लोग को तीज त्योहार भी थे। तो वो सब संस्कृतियों का विकास यहाँ पे हुआ। उसके बाद प्राचीन भारतीय संस्कृति की खास विशेषता यह है कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक की संस्कृति तत्वों का सम्मिलन प्राचीन भारतीय संस्कृति में हुआ है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर की जो संस्कृतियां हैं वो वहाँ से लेके दक्षिण में जो संस्कृतियां हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, वो सारे पूरे देश में देखने को मिलती है। क्योंकि ये लोग एक ही जगह, उत्तर के लोग उत्तर में सीमित नहीं हैं, दक्षिण के लोग दक्षिण तक सीमित नहीं हैं, वो लोग पूरे देश में फैले हुए हैं सब। तो हमारे पूरे देश में सभी जगह सभी लोगों की संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं। आर्य को उत्तर में वैदिक और पौराणिक संस्कृति तथा आर्यों से पहले द्रविड़ एवं तमिल की संस्कृति को जोड़कर देखा जाता है। ये उत्तर के साइड में वैदिक और पौराणिक संस्कृति, ये आर्यों की जो संस्कृति है वो वैदिक और पौराणिक है। इसमें वेदों का ज्ञान मिलता है, इसमें पौराणिक कथाएं, वैदिक अर्थात कि जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब वैदिक जो ग्रंथ हैं वो आर्यों के ग्रंथ हैं। पौराणिक में जैसे महापुराण हुआ, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब जो पुराण हैं ये सब आर्यों के पुराण हैं। उसके पहले यहाँ जो आर्य आए, उसके पहले भारत में, जो उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, यहाँ पे जो आर्य संस्कृति है, ये आर्य जो बसे हुए हैं, वो लोगों से पहले यहाँ पर द्रविड़ जाति रहती थी। यहाँ पे पहले द्रविड़ जातियाँ रहती थी। द्रविड़ जाति और ये आर्य समाज जो है, ये आर्य जो आए हैं, ये सप्त सिंधु नदी पार करके तब ये लोगों ने भारत में अपना अस्तित्व रखा है। और वो आए तो उत्तर भारत की तरफ से ये लोगों ने अपना विकास चालू किया। और यहाँ पे जो द्रविड़ जातियाँ थी, उसको ये लोगों ने धकेल के दक्षिण की तरफ तक सीमित कर दिया। तो ये जो दक्षिण में जो जातियाँ हैं वो द्रविड़ जातियाँ हैं, और जो उत्तर के साइड में जातियाँ हैं भारत की, वो आर्य जातियाँ हैं। ईसा पूर्व 1500 से 500 के वैदिक ग्रंथों में
मुंडा, द्रविड़ और कई संस्कृतेतर शब्द भी पाए जाते हैं। ईसा पूर्व 1500 से 500 के वैदिक ग्रंथ में, अर्थात कि जब ईस्वी सन की शुरुआत नहीं हुई थी, उसके पहले 1500 से लेके 500 तक जो वैदिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जो वैदिक ग्रंथ हमें मिलते हैं, उसमें मुंडा, द्रविड़ और संस्कृत के अलावा कई शब्द ऐसे पाए जाते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर पहले आर्य नहीं, बल्कि पहले यहाँ पे द्रविड़ रहते थे। यहाँ की जो प्रजाति थी वो द्रविड़ थी, क्योंकि हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उसमें संस्कृत के अलावा दूसरे शब्द भी पाए जाते हैं, तमिल के शब्द भी पाए जाते हैं और द्रविड़ के शब्द भी पाए जाते हैं। प्रायद्वीपी अर्थात प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो तीनों तरफ से समुद्र से या पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ एक छेड़ा उसका जमीन हो, जमीनी स्तर, भूभाग, उसे हम प्रायद्वीपी कहते हैं। प्रायद्वीपी में हमारा जो भारत है वो भी प्रायद्वीपी ही महाद्वीप है, प्रायद्वीपी ही है, क्योंकि ये चारों तरफ, तीन तरफ ये समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ यहाँ पे पृथ्वी है। भारतीय संगम साहित्य उसे कहा जाता है। संगम साहित्य उसे कहते हैं तमिल भाषा का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। संगम साहित्य अर्थात तमिल भाषा का सबसे प्राचीनतम साहित्य है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में तमिलकम क्षेत्र में रचा गया था। संगम का अर्थ कवियों का संघ या अकादमी, कवियों का संघ अर्थात कि जो कवि सम्मेलन होता है, वहाँ पे जो कवि बैठते हैं उसे कवि संघ कहते हैं, उसे कवि संघ या अकादमी कहते हैं, जो प्राचीन मदुरै के राजाओं के संरक्षण में आयोजित कवियों की सभाओं को संदर्भित करता है। इस साहित्य में कविताएं, महाकाव्य और व्याकरण ग्रंथ शामिल हैं, जो प्रेम, अकम और युद्धपुरम जैसे व्यक्तिगत और सार्वजनिक विषयों से संबंधित हैं। ये जो अगर हम जानना चाहें कि सबसे प्राचीनतम व्याकरण कौन सा है, तो ये तमिल का तैलुकम व्याकरण जो है वही सबसे प्राचीन व्याकरण माना जाता है। व्याकरण ग्रंथ वही है, वो संस्कृत या ये अपना जो व्याकरण है संस्कृत व्याकरण है, इसके पहले भी तमिल का व्याकरण आया था। एकेंद्रीय व्याकरण करके जो व्याकरण है तमिल का, वो ही सबसे पुराना व्याकरण वही है, प्राचीनतम व्याकरण उसी को कहा जाता है। इस तरह से हमने प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीन भारत की शुरुआत की है। इसमें हमने जितना पढ़ाया, उसके बाद मैं इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपका इसी तरह से वीडियो के माध्यम से इसमें देती रहूँगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ साथ में शेयर भी करते रहें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। अभी हमने प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व, इसकी शुरुआत की है। अभी इसमें हमने थोड़ा पढ़ा है। अब इसमें से जो 2-4 क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट PDF में मैं आप लोगों को इस पे अपलोड कर दूँगी। धन्यवाद।